फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इससे पहले मेरी सारे टॉपिक्स पे वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पहले पढ़ा था डाइपोल की वजह से। डाइपोल उससे भी पहले पहुंचो, आप लोगों ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और डाइपोल में भी दो पढ़े। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, यानी लॉन्ग चार्ज वायर है इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम को बना देता हूं। ये वाला डायग्राम तो मैंने अपने लिए आसान हो जाए इसलिए पहले से बना के रखा हुआ है, तुम्हारे लिए साइड में बना के दिखा रहा हूं। देखो, इस तरीके से है, लॉन्ग वायर है एक, इसकी वजह से, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट है। ठीक है, आगे भी पीछे भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बात खत्म। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक चार्ज वायर मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका चार्ज वायर। तो लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इसकी वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल क्लियर है? अब मैंने इस वाले डायग्राम को ऐसा क्यों बनाया, अब आपके मन में आएगा जैसे सिंपल तो ये रहा, एक लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बात खत्म। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने जब गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई? गॉसियन सरफेस की, जो सिमेट्रिक हो किसी चीज के आसपास या चार्ज के आसपास। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कोई एक चार्ज है तो उसके आसपास एक ऐसा सरफेस बनाना होता है जो कि सिमेट्रिक हो। तो इस वाले लॉन्ग थिन वायर के आसपास ऐसा क्या डिजाइन करें जो सिमेट्रिक हो? तो एक ही चीज दिमाग में आ रही है, सिलेंडर। देखो, सिलेंडर का फायदा क्या है? ये बीच में है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, सिमेट्रिक है। तो ये हो गया बीच में, इसके आसपास एक बन गया सिमेट्रिक। तो इसीलिए क्या किया, जो ये लॉन्ग चार्ज वायर है इसके आसपास मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस बना दिया। क्लियर है? तो पहले आपको ये रेड वाला पार्ट समझ में आ गया, ये क्या है? ये आपका सिंपली सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है मेरे भाई? तो दो चीजें क्लियर हो गई। ये क्या है? ये क्लियर हो गया, लॉन्ग चार्ज वायर है। ये क्या है? वो समझ में आ गया, गॉसियन सरफेस है इन सिलेंड्रिकल शेप। अब बीच में जो लिखा हुआ है उसको समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसमें हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, ds, छोटा सा एरिया, क्योंकि भाई एरिया को डिवाइड किया तीन पार्ट है। पहले मैंने ऐसे समझो, S1 S2 S3, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर तीन एरिया डिवाइड कर दिए। जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है ऐसे घूमने वाला, उसे तो पूरे को नाम दे दिया S1। क्लियर है? जो टॉप वाला पार्ट है उसे नाम दे दिया S2 और इसे नाम दे दिया S3। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? फिर से समझा देता हूं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो हमें इस चार्ज वायर को इस तरीके से रखना था ताकि इसके आसपास एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बन पाए। तो इसके लिए हमने बनाया सिलेंडर, और सिलेंडर को हमने तीन सरफेस एरिया में डिवाइड कर दिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसपे पूरा घूम रहा है चारों तरफ, उसको नाम दिया S1, ऊपर वाले पार्ट को नाम दिया S2, नीचे वाले पार्ट को नाम दिया S3। क्लियर है? अब चूंकि ये चार्ज वायर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसका इधर होगा, होगा नहीं होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इस तरफ होगा? अपने ऐसी तो बाहर की तरफ ही तो निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मानते हो कि नहीं मानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इसका इधर उधर। तो भाई एक बात बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैं तीन पॉइंट बना रहा हूं जहां पर मैं बातें करने वाला हूं। तो सरफेस एरिया तीनों में एक एक पॉइंट ले लिया। एक सरफेस एरिया S2 में लिया छोटा सा ds, छोटा सा, याद रखना। एक इसमें लिया छोटा सा ds, एक इसमें लिया छोटा सा ds। क्लियर हो गया? तीनों पार्ट, S1 में छोटा सा एरिया लिया, S2 में छोटा सा एरिया लिया, S3 में छोटा सा एरिया लिया, जहां पर हम बात कुछ करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप देख रहे हो पूरे के पूरे चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में, तो बना दिया E वेक्टर। हाँ कि ना? अब आपको पता है एरिया भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज का एरिया हम लोगों ने पढ़ा था, उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसके आउटवर्ड। अब एक बात बताओ, ध्यान करना, इमेजिन करना है, सिलेंडर है गोल, एक लंबाई, फिर एक सिलेंडर है। तो ऊपर वाले पार्ट का सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर होगा कि नहीं होगा? भाई इमेजिन करो ना, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर का टॉप पार्ट है, फिर सिलेंडर बना, फिर बॉटम पार्ट है। अगर मैं इस टॉप वाले पार्ट की बात करूं तो इस टॉप वाले पार्ट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। भाई क्योंकि हमने पढ़ा था ना एरिया वेक्टर किधर होता है? आउटवर्ड की तरफ। तो एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, तो ds की डायरेक्शन हो गई ऊपर। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? लॉन्ग चार्ज वायर किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही रहने वाली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो S2 सरफेस एरिया है, जो आपका S2 सरफेस एरिया है, उसके अंदर
जो भी एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, S3 पे आ जाओ। यहां पे भी सेम बॉटम वाला पार्ट है। एरिया वेक्टर कहां होगा? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये अपनी जगह पर ही है, DS3 यानी थर्ड वाले एरिया का। यहां पे भी मैं कह सकता हूं थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई ना मेरे भाई कि 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, टॉप वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा 90, बॉटम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा 90। अभी याद रख लो, आगे बात करूंगा क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ अपने सरफेस एरिया जो कर्व्ड वाला S1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हम देख रहे हैं उधर ही साइड है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सिलेंडर है, टॉप वाले पार्ट का एरिया वेक्टर ऊपर था, नीचे वाले पार्ट का एरिया वेक्टर नीचे था। भैया कर्व्ड वाले का कहां होगा? जिस पॉइंट पे निकालोगे उसी तरफ, जिस पॉइंट पे निकालोगे आउटर, आउटवर्ड। किधर होगा? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहां थीटा है 0 डिग्री। तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा याद रखना है। डायग्राम क्लियर हो गया भाई? ऐसा तो नहीं गॉच पॉच तो नहीं हो रही है ना? कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत हो तो। फिर से समझा दे रहा हूं, बीच में इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके आसपास एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई है क्योंकि गॉसियन सरफेस चाहिए था। उस गॉसियन सरफेस को 3 एरिया में डिवाइड किया। कर्व्ड वाले एरिया को माना S1, टॉप वाले एरिया को माना S2, बॉटम वाले एरिया को माना S3। टॉप वाले एरिया में, बॉटम वाले एरिया में, कर्व्ड एरिया में छोटे छोटे एरिया लिए, DS1 तो DS, DS2, DS3। यहां पे हमने देखा कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन वो एंगल है वो थीटा कितना है? 90। सारे के सारे किसी पे भी निकाल लो ना, यहां निकालोगे तो क्या होगा? एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 90। क्लियर है? तो ऐसे यहां पे हमने देखा, तो यहां पे भी हमें क्या मिला S3 वाले पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा है 90। सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा है 0। ये बात सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई डाउट? डायग्राम क्लियर होना चाहिए पहले। डायग्राम क्लियर हो गया? नोट डाउन करना हो तो पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कुछ भी नोट डाउन करना हो तो डायग्राम वगैरह। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब आगे डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। डेरिवेशन पता है ना क्या करने वाले हैं हम? इस लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। कितना होगा? कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। याद है ना? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने, कौन कौन थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज एरिया डेंसिटी। याद आ गई? लैम्डा, सिग्मा और रो। याद है ना? वही अब यहां यूज होगी। अब एक बात बताओ, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली इसकी लैम्डा। कितनी मान ली? लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ का क्या चार्ज होगा वो मान लिया लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर लैम्डा कूलम है। क्लियर है? तो लैम्डा क्या हो गया इसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट पे कितना चार्ज है। क्लियर है? लैम्डा कूलम पर मीटर किसकी मानी है? इस लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वाले डेरिवेशन को देख रहे हो ना और आपको नहीं आती है फिजिक्स, तो भाई नंबर 1 से चालू हो जाओ। कम से कम 20 लेक्चर आ चुके हैं इस वाले चैप्टर पे मेरे वीडियो के। मेरे इस प्लेलिस्ट में कम से कम 20 वीडियो पड़ी हुई हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ फर्स्ट वाले टॉपिक से और 1 बाय 1 देखते चलो, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, डायरेक्ट इस वाले लेक्चर को देखने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। बाय सिमेट्री द फील्ड ई ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर चार्ज। ठीक है भाई, लाइन चार्ज यानी ये कह रहा है कि इस चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर हम सेम डिस्टेंस पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। वो तो हम भी जानते हैं कि भैया अगर सेम डिस्टेंस पे बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? सिलेंडर बनाया है। सिलेंडर के सारे सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस है। तो वही बात इन्होंने बोली है। क्लियर हो गया कि भाई पहले थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को कंसीडर कर लो, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है कि सेम डिस्टेंस पे सेम होगा और किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे, टू डिटरमाइन द फील्ड एट अ डिस्टेंस r from the line charge we choose a cylindrical Gaussian surface of radius r, length l and with its axis along the line charge। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने उस लाइन चार्ज के आसपास एक गॉसियन सरफेस चूज किया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका रेडियस r है, लेंथ l है। क्लियर है? यहां पे बना देता हूं डायग्राम, थोड़ा थोड़ा यहां भी समझते चलेंगे। ये आपका लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इसके आसपास क्या बना दिया गया है? सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी बोली है भाई? l बोली है, जिसकी रेडियस r बोली गई है। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। आगे, ऑब्वियसली DS1 वेक्टर पैरेलल टू ई।
अब याद करो S1 S2 S3 किसे नाम दिया था, इसे S दिया था, इसे S2 दिया था, इसे S3 दिया था। क्लियर है? तो DS1 पैरेलल है E के, यानी जो ये वाला एरिया हमने माना था DS, छोटा सा एरिया तो माना था मेरे भाई DS, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, इधर था। तो DS और E पैरेलल है कि नहीं है, यानी जो एक कर्व सरफेस एरिया है मेरे भाई, इस कर्व सरफेस एरिया में जो छोटा सा पार्ट है DS, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, बाहर की तरफ। तो क्या मैं कह सकता हूं DS1 इज पैरेलल टू E वेक्टर। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? बिल्कुल डायग्राम अच्छा समझ लो, DS और E पैरेलल है। आगे आ जाओ, DS2 ऊपर की तरफ है, एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना है, परपेंडिकुलर, तो वही लिख दिया DS2 परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, DS2 हो रहा। क्लियर है? आगे आ जाओ, DS3 था, DS3 इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ये भी परपेंडिकुलर, तो DS3 और E वेक्टर, भाई ये भी परपेंडिकुलर लिख दिया कि DS3 आपका परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है मेरे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, सो ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स। बात समझ आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन? याद करो क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो, फ्लक्स जीरो होता है। तो इसका कहने का मतलब है टॉप पार्ट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में थीटा 90 डिग्री है, और आप जानते हो cos 90 क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, यानी इसकी वजह से नहीं है, हटा दो, बॉटम पार्ट की वजह से नहीं है, हटा दो। तो वही बोला है कि ऑब्वियसली सो ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, यानी कि जो टोटल फ्लक्स निकलने वाला है इस लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से, वो ड्यू टू द कर्व सरफेस एरिया निकलेगा इस गॉसियन सरफेस के, ना कि टॉप और बॉटम के। एक बात क्लियर हो गई, ऊपर का उड़ गया, नीचे का उड़ गया। समझा देता हूं कैसा हुआ, लिखेंगे टोटल फ्लक्स फाई ई होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई ई लिख दिया। क्लियर? अब फाई ई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds वेक्टर का टोटल सरफेस इंटीग्रल, तो वही लिखा भाई टोटल फ्लक्स फाई ई। क्लियर है ना, टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में भी तीन सरफेस एरिया आएंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल है, एक आएगा S1 एरिया, एक आएगा S2 एरिया, एक बीच वाला एरिया, तीन एरिया आएंगे। तो DS ब्रेक होगा अभी किस किस में, DS1 में, DS2 में, DS3 में, हाँ के ना। अरे एक बात बताओ भाई, पूरे सिलेंडर की वजह से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल उस सरफेस का एरिया। अब तुमने खुद उस सरफेस एरिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक कर्व्ड एरिया, एक टॉप पार्ट का एरिया, एक तीन पार्ट का एरिया, तो DS डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तीन जगह। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल फ्लक्स हम फाई निकाल रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट ds का, वो तीन पार्ट में टूटेगा। कौन कौन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वाले की बात हो रही है ये, सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, डॉट ds1 का वेक्टर, यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका जो छोटा सा एरिया था ds1, उन सबको ऐड कर दो, सरफेस इंटीग्रल निकल आएगा पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो हो गया ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर पहला। क्लियर है? अभी सिलेंडर तीन पार्ट में तोड़ा था, दूसरा आ जाओ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2, यानी कि जो आप निकाल रहे हो ना सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, वो किसके इक्वल होगा, पहले तो लिखा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds1 यानी कर्व्ड एरिया के इक्वल, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 यानी कि जो टॉप वाला पार्ट है, तो ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। अभी और बचा बॉटम पार्ट, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 यानी कि ये वाला S3 बॉटम पार्ट क्या होगा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट ds3, यानी यहां का जो छोटा सा एरिया लिया था ds3। क्लियर हो गया? तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर किसके इक्वल है मेरे भाई, वो इन तीनों के इक्वल है। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस एरिया का पूरा सरफेस इंटीग्रल, टॉप सरफेस एरिया का सरफेस इंटीग्रल, बॉटम सरफेस एरिया का सरफेस इंटीग्रल। आगे बढ़े? ठीक है भाई, अब हम जानते हैं फाई S1 फाई ऐसे लिखा रहने दिया, फाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 ऐसे लिखा रहने दिया, ई डॉट ds1 क्या होगा, ई डॉट ds1 क्या होगा, ई डॉट ds1 क्या है, ई ds cos थीटा लिखते हैं, तो ई ds1 cos 0, cos 0 क्यों लिखा, आ जाओ, सरफेस एरिया 1 कौन सा वाला, ये रहा S1, तो S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी यही और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही, तो थीटा कितना है मेरे भाई 0, तो क्या मैं 0 नहीं लिखूंगा, तो मैंने लिखा ई ds1 cos 0। आगे आ जाओ सरफेस एरिया 2 में यानी ऊपर वाले में, ई ds2 एज इट इज रहा, cos थीटा आता है, थीटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, कितना है मेरे भाई 90 डिग्री, तो लिख दिया cos 90। S3 में आ जाओ, ई ds3 cos 90, तो ई ds3 खुला तो ई ds3 cos 90 में खुल गया, ई डॉट ds3, ये पता है ना डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आता है, ए डॉट बी ए बी cos थीटा आता है, वही सेम है, तो ई डॉट ds3 क्या हो गया, ई ds3 cos 90। 90 क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है।
बिल्कुल क्लियर है। सॉल्व करता चलूं भैया, ये cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, बन गया 0, बन गया 0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल फाई ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, वो होगा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 ई डी S1 cos 0, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से ही फ्लक्स होगा। ये दोनों तो 0 ही बन गए। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन करना हो तो पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बन गया 0 सेकंड, थर्ड भी 0 बन गया, तो आ गया ई डी S1। टोटल फ्लक्स जो आ गया फाई ई, यहां लिख देता हूं, फाई ई जो आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से, तो उन्होंने ई बाहर ले लिया ds1। याद है ना ds1 क्या था, ds1 क्या था आपका, कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले सरफेस एरिया का, ये S1 था, ये S2 था, ये S3 था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया किसकी वजह से होगा, फ्लक्स, सिर्फ इसकी वजह से होगा फ्लक्स। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की वजह से फ्लक्स होगा। ओके, ई डी S1। अब ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1। तो S1 में S2 S3 तो आते नहीं है, तो छोटे 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 कर्व सरफेस एरिया को ऐड करोगे तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मैथ्स के अंदर याद होगा क्या होता है। क्लियर है, तो हमने क्या किया, ई इंटू, जब टोटल सरफेस इंटीग्रल करोगे कर्व सरफेस एरिया का तो क्या आएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो लिख दिया ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, किसका, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। ठीक है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRL, ये आपको याद होना चाहिए। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये मैथ्स के अंदर फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRL, ई की वैल्यू ई, तो टोटल फ्लक्स निकल आया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL। तो ये क्या निकला, टोटल फ्लक्स, क्या निकला, टोटल फ्लक्स ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड जो होता है, अभी फ्लक्स निकल आया। क्लियर है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, ई इंटू 2πRL। अब आपको पता है कि गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस में जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है, किसी भी गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस चार्ज इनक्लोज्ड का एप्सिलॉन नॉट टाइम सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम पहले निकालते हैं कि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है। एक बात बताओ, ये गॉसियन सरफेस था हमारा सिलेंड्रिकल, इसमें बीच में था, वो बीच में था नहीं था, ये चार्ज वायर बीच में था। अब एक बात बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी कि पर कूलम पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा। अगर एक यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, मैंने मान लिया टोटल लेंथ है L, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा L। मानते हो कि नहीं मानते हो, अरे सीधी सी बात है यार, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में मान लो 2 कूलम में, 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा, 2 इंटू 2, 3 यूनिट लेंथ में कितना होगा, 3 इंटू 2, 4 यूनिट लेंथ में कितना होगा, 4 इंटू 2। भैया एक यूनिट लेंथ है, उस पर 2 कूलम चार्ज है एक यूनिट लेंथ पे, तो 2 यूनिट लेंथ पे 2 इंटू 2, 3 यूनिट लेंथ पे 3 इंटू 2, क्योंकि एक पे तो 2 ही है ना, 4 यूनिट लेंथ पे 4 इंटू 2, 5 यूनिट लेंथ पे 5 इंटू 2, 6 यूनिट लेंथ पे 6 इंटू 2, तो L यूनिट लेंथ पे L इंटू 2। लेकिन यहाँ पे पर यूनिट चार्ज लेंथ पे 2 तो नहीं है, कितना है, लैम्डा। तो पर यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा है तो टोटल चार्ज कितना आएगा, लैम्डा L। क्लियर है, वरना एक और तरीका था, लैम्डा को डिफाइन कैसे किया गया था, Q अपॉन L, याद हो तो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज निकालना कैसे निकलेगा। अगर ये बात समझ नहीं आई जो मैंने अभी बोली, तो ऐसे समझ लो कि लैम्डा का फॉर्मूला था कि लैम्डा इक्वल होता है Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब किसी को टोटल चार्ज निकालना है Q, तो कैसे निकलेगा भैया, डिवाइड में L मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लैम्डा L इक्वल टू Q। तो यहां से समझ लो फॉर्मूले से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L होता है, तो टोटल चार्ज Q कितना हो जाएगा, लैम्डा L। तो टोटल चार्ज पता चल गया मुझे उस गॉसियन सरफेस में कितना है, लैम्डा L। ठीक है भाई, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू लैम्डा L। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे भाई, बिल्कुल कोई डाउट। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा L आ गया। अभी हमें टोटल चार्ज पता चल गया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है फाई ई, वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो टोटल चार्ज है उस गॉसियन सरफेस में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज कितना है Q, अभी अभी लिखा लैम्डा L, तो मैं Q की जगह लैम्डा L लिख दूं, बिल्कुल ठीक। तो फाई इक्वल टू में क्या लिख दूंगा यहाँ पे, Q, वो फाई इक्वल टू में लिख दूंगा मेरे भाई लैम्डा L, क्योंकि Q की जगह मैं लैम्डा L लिखने जा रहा हूं। Q इक्वल टू में लिखूंगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो फाई इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, फाई ई इक्वल टू मैंने लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह, क्योंकि Q की वैल्यू मुझे पता चल गई। Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L, अभी भी देखा Q इक्वल टू लैम्डा L, तो Q की जगह लिखा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया हमारा गॉसियन सरफेस से, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला हुआ रखा है हमारा, ये रहा इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। तो फाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक फाई इक्वल टू ई इंटू 2πRL। अगर दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हैं तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं ये कह सकता हूं कि E इंटू टू बाई आर एल, ई इंटू टू बाई आर एल जो कि फाइव के इक्वल है, इक्वल होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि ऑल्सो फाइव के इक्वल है। तो ये भी फाइव इक्वल्स टू समथिंग, वो भी फाइव इक्वल्स टू समथिंग, तो फाइव फाइव दोनों जगह सेम, तो E इंटू टू बाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ के नाम बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आ गया मेरे भाई। अगर समझ नहीं आए ना कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, फिर से वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू द E इंटू टू पाई आर एल। ओके भाई, तो E इंटू टू पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिक्कत है? टू पाई आर एल को इधर भेज दो, टू पाई आर एल को इधर भेज दो, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा एल टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल उड़ गया, कितना बचा? लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यानी ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज इनफाइनाइट वायर। क्लियर है? तो E की वैल्यू आ गई, यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ E इक्वल्स टू कितना आ गया? लैम्डा टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो इससे कह लो डेरिवेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज इनफाइनाइट वायर कितना? लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया? वही ना, लैम्डा एल लिखा हुआ था, नीचे हमारा आया था टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया था, तो टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज इनफाइनाइट वायर। बिल्कुल क्लियर है? तो thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge। यानी यहां पे इन्होंने साथ में ये भी समझाने की कोशिश की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर पे, यानी कि डिस्टेंस पे। आर यानी कि रेडियस कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी ये लॉन्ग चार्ज वायर है, इससे जितना ज्यादा दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, जितना पास निकालोगे उतना ही ज्यादा आएगा। वो तो क्लियर ही है, ठीक है, वही बात इन्होंने बोली है। तो E इक्वल्स टू, याद रखना, E इक्वल्स टू लैम्डा टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज इनफाइनाइट वायर। क्लियर है? आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, या कोई भी फीडबैक देना हो या कोई भी सजेशन देना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं बोला कि भाई सब्सक्राइब कर लो, कभी नहीं बोला लाइक वाइक करो, सिर्फ मैं एक ही डिमांड करता हूं कि भाई एक छोटा सा कमेंट कर दो, फिर वो चाहे फीडबैक हो, फिर वो चाहे सजेशन हो, फिर वो चाहे थोड़ा सा एप्रिसिएशन हो, क्योंकि यार इससे आइडिया लगा रहता है। यार मैं भी इधर इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब मुझे थोड़ी ना पता चलेगा, कुछ कुछ चीजें होती है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं लेकिन आप लोग देख पा रहे हो, तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना, तो बस एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।